सुधांशु जी, मैं आपके पास आऊंगा। अभय जी ने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं और ये कहा कि देखिए, बीजेपी जब जब सरकार में आती है तब तब लगातार ऐसी हत्याएं बढ़ती हैं। उन्होंने 90 के दशक की बात की, अमरनाथ यात्रा की बात की, हाल फिलहाल से लेकर तमाम घटनाओं का जिक्र कर दिया और यह आरोप उल्टा आप पर लगा दिया जो गृहमंत्री कह रहे थे कि कांग्रेस जिम्मेदार है इस नरसंहार के पीछे। देखिए, मैं इसका उदाहरण देता हूं। जैसा अभी अशोक पंडित जी ने भी कहा, ये बताइए, जस्टिस नीलकंठ गंजू की हत्या, किसी जज की सरेआम हत्या कर दी जाए और एलानिया ये कहा जाए कि इसने अमुक अमुक आतंकवादियों के खिलाफ जजमेंट दिया था और इसलिए हमने इसको मार दिया। किसकी सरकार थी? नवंबर का महीना 1989, बीजेपी की 2 सीटें थी, 2। भारत के इतिहास की सबसे शक्तिशाली सरकार, राजीव गांधी जी की 400 की मेजॉरिटी की सरकार, और वहां आपकी मिलीजुली सरकार। आप शांत बैठे। आप सोचिए, अगर इसके बाद भी सरकार चुप रहेगी तो फिर क्या होगा? अगर जज की हत्या ये कह के की जाएगी कि आतंकवादी के खिलाफ किया था, जजमेंट इसलिए हुआ। और मैं एक घटना जो कई बार मैं कोट कर चुका हूं पहले, 1983 में किसकी सरकार थी? इंदिरा जी, जिनको आप सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री कहते हैं। वेस्ट इंडीज की टीम भारत के दौरे पर आई थी वर्ल्ड कप के बाद। 13 अक्टूबर को एक टेस्ट मैच, 13 अक्टूबर 83 को, सॉरी, एक वनडे इंटरनेशनल श्रीनगर में हुआ जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे भारत वेस्ट इंडीज के मैच। सुनील गावस्कर ने अपनी किताब में लिखा, मेरे लिए समझना ही मुश्किल था कि भारत वेस्ट इंडीज के मैच में हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद का क्या लॉजिक था? किसकी सरकार थी? और मैच बीच में अबेंडन कर देना पड़ा। इतना पथराव और ये हुआ था। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो हाँ, हत्याएं हुई, मैं मानता हूं, हमारे दौरे हुकूमत में भी हत्याएं हुई। अभय दुबे जी की बात है, मानते हैं। मगर ये बताइए, हमारे किसी नेता ने कभी यह कहा कि संसद के हमले का मुख्य आरोपी अफजल गुरु हालात का मारा था? शशि थरूर। अफजल गुरु के साथ सही नहीं हुआ चिदंबरम। 2007 में अफजल गुरु को फांसी हुई, 7 साल क्यों लटकी रही क्षमा याचना? क्योंकि तब नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी नहीं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री आके दिल्ली में कहते थे कि आग लग जाएगी कश्मीर घाटी में। हमारे किसी नेता ने कहा कि कश्मीर भारत से अलग हो जाना चाहिए। सैफुद्दीन सोज, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष। अब आप बताइए, नहीं तो क्या आप ये कह रहे हैं कि सर खुलेआम समर्थन, वोट बैंक के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया जा रहा है? किलिंग। देखिए शुभांकर जी, सुधांशु जी, एक सेकंड शुभांकर जी, एक समय आ रहा हूं अभय जी आपके पास। सुधांशु जी, क्या आप इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं कि एक खास वोट बैंक के लिए ये सॉफ्टनेस दिखाई गई कांग्रेस की तरफ से? नहीं, दुख जानते क्या है? वोट बैंक वो नहीं है। अपने वोट के हित के लिए कट्टरपंथी ताकतों के सामने झुकता हुआ दिखाया जा रहा है। आज एक मौलवी कहता है कि 800 साल इस देश पे मुसलमानों की हुकूमत रही। अरे क्या मतलब है उस खिलजी से लेकर औरंगजेब तक की हुकूमत का मुसलमानों से? कोई क्रिश्चियन कहता है कि जितने वॉइसराय थे, किंग जॉर्ज और क्वीन विक्टोरिया, हमारी हुकूमत थी? क्योंकि इन्होंने इतिहास की किताबों में भी यही पढ़ाया, मुसलमानों के दिमाग पे पैबंद कर दिया कि मुगलों का रूल, खिलजी का रूल तुम्हारा रूल था। जबकि आज मैं चैलेंज से कहता हूं, आज डीएनए टेस्ट का जमाना आ गया है। कोई कश्मीर का मुसलमान अपनी डीएनए टेस्टिंग करा ले, सिकंदर बुत शिकन से लेके अलाउद्दीन खिलजी तक, कोई वहां से कोई जीनोम का सीक्वेंसिंग नहीं मिलेगी। जो मिलेगी वो सिर्फ हिंदुओं से मिलेगी। मगर इसीलिए हम कह रहे हैं हमारी सरकार चलती रहे, कट्टरपंथी खुश होते रहे। आसान रहता है ना, उनके हाथ में कुछ वोट बैंक आ जाता है, फिर जाके उनसे सपोर्ट करके ले लो। अभय जी, मैं आपके पास सबसे पहले फतवे किसने जारी करवाए थे? सन 80 में इमाम बुखारी से इंदिरा जी। ठीक है, अरे इतना क्योंकि एक बात बहुत जी सलमान निजामी को भी शामिल करते, फिर अभय जी भी आपके पास आऊंगा। सलमान जी, एक फिल्म को लेकर इतना विवाद क्यों है? पहले भी फिल्में आई हैं, माय नेम इज खान, मुल्क, न्यूयॉर्क, ऐसी फिल्में आई हैं जहां पर आरोप लगते रहे कि देखिए एक वर्ग विशेष को लेकर बनाई गई। इस फिल्म को लेकर इतना ज्यादा हंगामा क्यों? और जो बात सुधांशु जी कह रहे हैं कि देखिए भाई, कोई भी अपनी जीनोम सीक्वेंसिंग करा ले, हर कोई वही था, बाद में मार के, धमका के, कैसे भी परिवर्तन कराया गया। जो मौलाना कह रहे हैं वो उसी भयावह इतिहास को दिखाकर डराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हैरानगी की बात यह है कि देश की वो पार्टी जो इस वक्त सत्ता में है, सवाल उन पे आता है। मैं कश्मीर से हूं, उस वक्त हम छोटे थे, लेकिन आई विटनेस हूं मैं अभी उन हालात का। उस वक्त क्या हो रहा था कश्मीर में, हम तो बेड के नीचे छुपते थे, बाहर गोलियां चलती थी साहब। ये सिर्फ कश्मीरी पंडितों ने सफर नहीं किया, हमने अपने परिवार के कई लोगों को खोया है। आप मुझे बताइए उस वक्त कश्मीर में हालात क्यों ऐसे खराब हुए? दुल्लत साहब जिंदा है ना, उस वक्त आईबी के चीफ थे वो। आप बोलिए वाजपेयी जी के एडवाइजर नहीं थे वो कहते हैं कि कश्मीर में हालात ठीक थे। 1990 में जब 4 आतंकवादी, जो खूंखार आतंकवादी थे, उनको मुफ्ती सईद की बेटी के लिए आपने एक्सचेंज में रिहा किया, उसके बाद कश्मीर में सेलिब्रेशन हुआ। आतंकवादियों को यह लगा कि भाई हमारी जीत हो गई और उनको जो मिला
प्रो इंडियन, चाहे उसमें कश्मीरी पंडित था, मुसलमान था, सिख था, ईसाई था, उन्होंने गोली मारने का काम किया। उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय सबसे ज्यादा थे। जो भी हिंदुस्तान के साथ जुड़ा था, शक की बुनियाद पे उन्होंने सबको मार दिया। और उस वक्त जिम्मेवारी क्या थी सरकार की? आपको टोकते सरकार, एक छोटा सा मेरा सरकार की जिम्मेदारी क्या थी? सलमान, एक काउंटर उनको सरेंडर नहीं करना चाहिए था। 75,343 कश्मीरी पंडित उस वक्त वहां परिवार रहा करते थे, जो केवल आज 800 हैं। नुकसान तो उन्होंने झेला ना सलमान? नुकसान झेला, नुकसान मुसलमानों ने भी झेला, आज केवल 800 बचे, वो भी विस्थापित करने के बाद, जब इतनी कोशिश की जा रही है, केवल 800 परिवार। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब पाकिस्तान के कबायली 1947 में कश्मीर पे उन्होंने हमला किया था, रातों रात पंडित नेहरू ने कश्मीर में फौज भेजी थी, आतंकवाद का मुकाबला किया था। आपने कश्मीरी पंडितों को बचाना था उस वक्त, ये नहीं कि सरेंडर कर देना था। ये बोलना था, जगमोहन जी ने बोल दिया, अरे जो जाना चाहता है जाए, मैं बचाना। सलमान, देखिए, आप क्योंकि फैक्ट्स की बात है इसलिए फैक्ट्स लेकर बैठा हूं मैं। आपको 14 सितंबर 1989 को टीकालाल टपलू की हत्या होती है। नवंबर में विवाद बढ़ता है और जिस तारीख की जिक्र आप कर रहे हैं, वहां तो वो पीक का जिक्र था। जगमोहन जी के बारे में उससे पहले पहुंचे तक नहीं। यूसुफ वाजा का कत्ल हुआ था साहब, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर था। सबसे पहले किलिंग उसकी हुई है और 1990 में किलिंग्स बढ़ गई जब आपने आतंकवादियों को छोड़ा। 5 आतंकवादियों को छोड़ा, किलिंग्स बढ़ गई। और आपको सबसे बड़ा फेलियर, तो फिर अगर आपने नहीं छोड़ा होता, कश्मीर नहीं चलता। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप कश्मीर का बार बार जिक्र कर रहे हैं। फिर सबसे बड़ी विस्थापित होने लोगों में कश्मीरी पंडित क्यों रहे? क्यों वहां से इतने परिवार निकल गए? क्यों अपने देश में या दुनिया का यह पहला एग्जाम्पल है जहां पर विस्थापित एक वर्ग, एक जाति, एक धर्म के लोग अपने ही देश में होते हैं, बाकी तो वहां पर हैं। देखिए, कश्मीरी पंडित ही वहां से माइग्रेट नहीं हुए, मुसलमान भी माइग्रेट हुए, सिख भी माइग्रेट हुए। आप जम्मू के रिलीफ कमिश्नर का डेटा देखिए, वो आपको पूरे फैक्ट्स बताएगा। अशोक पंडित छत्ती सिंहपुरा में ठीक है 32 या 35 सिख भी मरे। यह आरोप लग रहा है कि देखिए, केवल कश्मीरी पंडित नहीं गए, बाकी लोग भी गए हैं। इसको एक चश्मे से मत देखा जाए, बड़े चश्मे से, बड़े पैमाने पर देखा जाए। आज भी तो मर रहे हैं। इश्तियाक नहीं मरा कल, आज भी तो बीजेपी की सरकार में लोग मर रहे हैं। कश्मीरी पंडित आज भी मर रहे हैं।